हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा पटेल है। और आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे फेलियर्स क्या रहे हैं और उसके बाद मेरे को एमपीएसआई में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है। और फेलियर्स के साथ मैं आपको आज ये भी बताने वाली हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है जो मैंने की। मतलब 2021 से लेके अभी तक मैं पढ़ ही रही हूँ। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, ये खासकर जो फ्रेशर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें अपना, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद फिर बात करेंगे कि हाउ टू रिवाइज़। आज हम इतने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। प्लस आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँगी, क्योंकि हम लोग का मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वाली चीज़ें चल रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है चीज़ों के लिए। तो अभी आप लोग थोड़ा-सा प्लीज़ वेट कर लीजिए। आप लोग जितने भी टॉपिक मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं उन सब पर वीडियो लेके आऊँ। प्लस जो भी मेरी आगे की जर्नी रहेगी, मेरा मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें या फिर और भी जो चीज़ें हमारी जर्नी में आएँगी, तो मैं उनको भी आपको शेयर करने का पूर्ण प्रयास करूँगी। तो आप लोग थोड़ा-सा बस वेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं कि 1 अगस्त से हमारी जॉइनिंग होनी है, तो कितनी जल्दी-जल्दी चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि मेरे फेलियर्स क्या रहे हैं, मतलब क्या-क्या अभी तक मैं फेल हो चुकी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर फाइनली सेलेक्ट हुई हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा पूछ रहे थे कि आप ये बता दीजिए कि आपका बैकग्राउंड आखिर क्या था? बैकग्राउंड से ये हो जाता है कि आपको ये एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार, इतनी इतनी चीज़ें कवर करी हैं इंसान ने, तब जाके एक फाइनल सिलेक्शन मिला है। मैं तो बहुत अपने आप को इस चीज़ में लकी मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ, मुखर्जी नगर में मैं अभी फ़िलहाल रह रही थी, तो यहाँ पर इतने टैलेंटेड लोग हैं सीरियसली। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ा-सा ना आपका लक भी काम करता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा आप पढ़ते हो, पढ़ते जाते हो चीज़ें, बहुत नॉलेज होता है कई बार आपके अंदर, फिर भी बहुत सारे लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन स्टिल हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो मैं बात करती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। तो मैं तो अपनी स्कूलिंग जो मैंने की है, तो वो मैंने की है सरस्वती शिशु मंदिर से, जो एक जेल मार्ग वाली स्कूल है, रीवा में, मैंने उससे की है। और उसके बाद 8th के बाद मैं 9th से गई थी एक्सीलेंस मार्टन क्रमांक 1 में, मैंने अपनी पढ़ाई की है। और उसके बाद मैंने टीआरएस कॉलेज से, जो कि रीवा में ही है, वहाँ से मैंने मैथ्स ऑनर से डिग्री ली है, ठीक है? ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद फिर मेरा मन था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ, मतलब लाइक एमपीपीएससी की तैयारी करूँ। सबसे पहला तो मेरा यही एम था। मैंने कॉलेज के दिनों में सोचा था, जब कोरोना चल रहा था उस टाइम, तो मैंने सोचा था कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी करूँगी। और उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि मैं 2021 से ही वीडियोज़ देखने लगी थी खान सर की, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरा जीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है? तो फिर मैंने किया, वो वीडियोज़ वगैरह मैंने देखे खान सर के, जो भी वो 2-200 रुपए में पढ़ाते थे। उसके बाद मैं गई इंदौर, और इंदौर में 2 महीने रही। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी कोचिंग्स के डेमो भी लिए, और बहुत लोगों से मैंने, जो पुराने स्टूडेंट्स थे, तो उनसे पूछताछ भी की। तो इससे मुझे ये पता चला कि मुझे इंदौर में कोई भी अच्छी कोचिंग समझ में नहीं आई, क्योंकि बड़ी-बड़ी जो कोचिंग के नाम है, उनसे, उनके स्टूडेंट भी, जो मेरे हॉस्टल में रहती थी लड़कियाँ, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि किसी में तो अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, 2-2 साल से चल रही हैं चीज़ें, बस ऐसे, मतलब आपको ये है कि कुल मिला के कोई भी ज़िम्मेदारी से कार्य नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि यार, जब इसी तरह की चीज़ें हैं, तो क्यों ना दिल्ली जाके, मेरा मकसद ये था कि मेरा मेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि मैं दिल्ली जाके अगर यूपीएससी की तैयारी कर लूँगी, तो शायद मेरा मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मतलब मेरी राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, ये सोचा था मैंने। तो मैं फिर दिल्ली आई। और आपको एक बात की गलती यहाँ पर नहीं करनी है, जो लोग फ्रेशर हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अगर किसी भी शहर में जा रहे हैं, नए शहर में जा रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप लोग बहुत सोच समझ के कोचिंग लीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मिसलीड करते हैं। लोग इस प्रकार का मिसलीड करते हैं कि आप जब कोचिंग की दुनिया में अगर एक बार कदम रखेंगे, फिर आपको बाद में चीज़ें समझ में आएँगी, जब तक बहुत देर हो जाती है। मतलब लोग, अगर लोग ने, मतलब किसी जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड कोई भी एग्ज़ाम है, लोगों को अगर सामने वाले इंसान ने टेस्ट सीरीज भी फॉलो कर ली,
या फिर मान लीजिए उसने पूरी पढ़ाई स्वयं से की है, या फिर टेस्ट सीरीज ले ली, या फिर इंटरव्यू उसके यहाँ दे दिया, या फिर कुछ भी एक चीज भी ऐसे कर ली ना, तो वो सामने वाला मतलब कोचिंग वाला इंसान ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कि बच्चा उसी के यहाँ से पढ़ा हो। इससे क्या होता है कि दूसरे बच्चे मिसलीड होते हैं और बेचारे आके वो फीस जमा कर देते हैं और वगैरह वगैरह, और उनका उद्देश्य तो पूरा हो जाता है। और इसी तरह क्या होता है कि भीड़ बस रहती है लेकिन बच्चों का सिलेक्शन होता नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो आपको जिम्मेदारी लेके स्वयं से पढ़ना पड़ेगा। स्वयं से ज्यादा अच्छा आप नहीं पढ़ सकते हैं कोचिंग से। आप बिल्कुल मदद लीजिए चीजों का, लेकिन आप स्वयं से जरूर पढ़िए। स्वयं से पढ़ने पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन भी करते हैं नए शहर में जाके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप काफी अच्छे से रिसर्च करें पहले उस चीज पर कि क्या कैसी चीजें हैं, उसके बाद ही ज्वाइन करें, ठीक है। ठीक है, ये तो बात हो गई मेरी कोचिंग की जर्नी की। अब फिर मैंने उसके बाद दिल्ली गई, मैं दिल्ली आई और उसके बाद मैंने संस्कृति आईएएस कोचिंग को ज्वाइन किया। यहाँ भी मैंने रिसर्च की थी 1 महीने, फिर मेरे को पता चला कि जो दृष्टि वाले टीचर्स हैं वो संस्कृति आईएएस में आए थे, तो फिर मैं संस्कृति आईएएस को ज्वाइन की थी। फिर उसके बाद मैंने मेंस पढ़ा, तो मेरे को मेंस में काफ़ी हेल्प मिली, मतलब मेंस मेरा अच्छा हो गया था, मैं अच्छा लिख लेती थी मेंस, मतलब राइटिंग स्किल काफ़ी मेरी सच में अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं साथ में एमपी का भी पढ़ती जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एमपीपीएससी को देना है। तो 2023 में मैंने एमपीपीएससी ट्राई किया, जो 2 बार आया था आई थिंक। तो उसके बाद फिर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, बड़ी शिद्दत से दिए, तो उसमें भी मेरा कुछ-कुछ मार्क्स से रह गया। आप सोचिए कितना बुरा लगता है इंसान को जब आप बहुत दिन से एक ही चीज़ के लिए पढ़ रहे हो और वो अल्टीमेटली आपको नहीं मिलती, मतलब रह जा रहा है। और आपको पता है ऐसे मैं बस नहीं हूँ, मेरी और भी फ्रेंड्स हैं जिनका ऐसा ही हो रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको वो नहीं करना, उदास नहीं होना। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन आप मत होइएगा प्लीज़। यही आपको सुधार, मैं आपको यही बताने आज आई हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है? तो 2 बार तो मैंने एमपीपीएससी का दिया था, जिसमें मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी का दिया, 2 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के दिए, उसमें भी मेरा नहीं हो पाया। और फिर मैंने क्या हुआ कि जब 2 ढाई साल बीत गए, तो इंसान के पास ना एक प्रेशर आ जाता है, जैसे कि आप घर से बाहर रह रहे हो, तो घर वाले भी पैसा लगा रहे हैं, तो आपको उनको भी लगता है कि अरे यार हमारे बच्चे का सिलेक्शन तो क्यों नहीं हो रहा है, मतलब सेल्फ डाउट आता है अपने अंदर, आपको खुद आएगा और साथ में आपकी फैमिली वालों को भी डाउट आएगा कि अरे यार कहीं हमने गलत जगह पैसा तो नहीं इन्वेस्ट कर दिया, भेजने लायक थे भी कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये भी होता है। और दूसरी बात ये भी होता है कि अगर आप लड़की हो और लड़की होके तैयारी करने आए हो, तो आपके ऊपर टाइम लिमिटेशन थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो आपको थोड़ा जल्दी सफल होना रहता है। तो ये प्रेशर मेरे अंदर भी आने लगा, तो फिर मैंने अदर पीसीएस भी देना स्टार्ट किया। मैंने यूपी पीसीएस भी 2 अटेम्प्ट दिए, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, प्री नहीं क्लियर हो पाया। फिर मैंने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया। और सबसे पहले तो मैंने दिया था शुरू में एक बार एमपी पुलिस का एग्ज़ाम, जब मैं उसकी तैयारी की थी तो 2022 में ही मैंने आई थिंक दिया था। तो उसमें तो मेरे 50 नंबर आए थे। इसका कारण ये था कि मैं मैथ और रीज़निंग एक भी नहीं पढ़ी थी, मतलब 0, और सिर्फ़ जीएस के भरोसे गई थी, तो उतने में भी मेरा नहीं हो पाया। तो इतने सारे बताइए फेलियर्स मेरे को लाइफ में मिले। और अब उसके बाद जब मैं अभी यूपीपीसीएस का दे के आई थी लास्ट टाइम, मुझे इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन लगा था कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी चीज़ों को। अब लग रहा था कि अगर इतने दिन की आपने मेहनत की है, इतने दिन आपने पढ़ाई की है, तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो। फिर एमपीएसआई का आया 2025 का, जो भी, तो मैंने देखा कि अरे इसका सिलेबस जो था मैंने देखा, तो मेंस में उसका सिलेबस पूरा उठा के यूपीएससी वाला रख दिया था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि यार बढ़िया है, मतलब मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो फिर मैंने क्या की कि मैंने अदर चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि जो उसमें थोड़ा अलग से चीज़ें आती हैं, जो मैंने आपको बताया भी था वीडियो में, जैसे कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गई थोड़ी-सी, इंग्लिश तो थोड़ी बहुत मेरी ठीक थी। तो कंप्यूटर, हिंदी, ये वाली चीज़ें जो भी है, थोड़ी रीज़निंग, मैथ, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा-थोड़ा देखना स्टार्ट किया और अपने जीएस को मजबूत किया, ठीक है? तो इसी चीज़ में फिर मेरा बाद में फाइनली सिलेक्शन एमपीएसआई में हुआ। तो इस चीज़ में क्या होता है ना कि इंसान डिमोटिवेट जब रहता है, तब भी इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ में कदम रखा है, तो आपको ख़त्म करने पे ही आज़ादी मिलती है, सच पूछिए तो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप तैयारी करने आए हैं, तो अपना 100% दीजिए, ठीक है? तो ये तो हो गई मेरे फेलियर्स और मेरी सक्सेस की बात। अभी तो मेरी एक आपके लिए, शायद आपके लिए इतनी बड़ी सक्सेस ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि मैं एटलीस्ट, मतलब अब मेरे ऊपर कोई मेरे को
फोर्स नहीं कर सकता कि तुम मतलब ये बड़ी हो रही हो, क्योंकि लड़कियों को बोल देते हैं अरे कि ये तो बड़ी हो रही है, इसकी शादी करनी वगैरह वगैरह वाली चीजें। तो अब मेरे पास एक कम से कम सहारा हो गया है, और मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। मेरी पढ़ाई के बाद मतलब अगर मुझे कुछ मिला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे मिली है। मेरी पढ़ाई को सफल बना दिया है सच पूछिए तो। और अब मैं आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गई मेरे फेलियर्स की बात, और फिर लास्ट में मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ, ठीक। अब मैं आपको बता रही हूँ कि गलती क्या नहीं करनी है आपको। जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग को तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जब वो तैयारी करते हैं तो पता चल ही जाती है। लेकिन जो लोग अभी फ्रेशर हैं वो क्या गलती ना करे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारी गलती सबसे ज्यादा यही होती है कि हमें लगता है, जैसे हम शुरू शुरू में तैयारी करने आए, हमें लगता है कि अरे यार कितना टाइम है। जैसे जो बच्चे ग्रेजुएशन से निकलते हैं तो उनको लगता है कि कितना ज्यादा टाइम है, अभी धीरे धीरे आराम से चीजें चलेंगी और फिर लास्ट में सिलेक्शन तो हो ही जाना है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप शुरू से ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं रहे, क्योंकि मैंने नहीं अच्छे से किया, मेरे को इतना पता है कि मैंने बाद में अच्छे से पढ़ाई की। शुरू में क्या होता था ना, कि मैं अपनी कहानी आपको बता रही हूँ कि मैं 2-3 घंटा भी पढ़ती थी ना तो मुझे लगता था कि मैं कितना ज्यादा पढ़ ली हूँ। अब जैसे मैं गई कोचिंग, कोचिंग से आ गई, उसी में थकान लग गई, फिर मैं सोचती थी अरे यार पढ़ लेंगे 2-3 घंटे ऐसे ही पढ़ा। उसके बाद लगता था कि वाह कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन करके निकले हो या फिर आप अभी बहुत ज्यादा फ्रेशर हो तैयारी में, तो आप अगर 1-2 साल, क्योंकि 1-2 साल जो आपका वो रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो दूसरा रहता है, मतलब बहुत हाई, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे थकान हो रही है, आपको अल्टीमेटली पढ़ना उतना ही पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। ये लिख के ले लीजिए, चाहे आप अभी से स्टार्ट कर दें चाहे आप बाद से स्टार्ट करें, आपको करना तो यही पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्यों ना 1-2 साल में ही आप अच्छा सा कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। तो पहला तो ये मत सोचिए कि टाइम बहुत है, और बहुत सारे बच्चे जिनको अपना एम क्लियर होता है तो वो ग्रेजुएशन से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना 100% दीजिए। 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा टाइम बोल रही हूँ, तो आप पहले 21 दिन इसको फॉलो करिए, बैठना सीखिए कि आपको पढ़ने बैठना ही है। मतलब शुरू में सबको दिक्कत होती है, कोई भी सीख के नहीं आता है चीजें, शुरू में सबको बैठने में दिक्कत होती है और पढ़ाई करने में सबको दुख लगता है। कोई भले कह देता है कि मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई करने में सबको दुख लगता है। तो आप बैठना शुरू कीजिए पढ़ने प्रॉपर। और दूसरी बात, आप ना ऐसे मत वो कीजिए कि आपको कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारा टाइम टेबल बना दीजिए। हम टाइम टेबल कैसे बना लेते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पहली बात तो आप इंसान हैं, आप रोबोट नहीं है कि आप इस चीज को फॉलो कर लेंगे। फिर हम उस चीज को जब फॉलो नहीं कर पाते तो और डिमोटिवेशन लगता है, ठीक है ना। आपको बस इतना मान के चलना है कि मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, तो आपको स्लॉट्स बनाने हैं कि मुझे 3-3 घंटे के 4 स्लॉट्स बनाने हैं। या फिर अगर आप शुरू में अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 3-3 घंटे की मुझे 3 स्लॉट्स बनाने हैं, प्लस 1 घंटे करंट अफेयर देख लेने हैं लास्ट में सोते टाइम, ठीक है। तो आपको ये चीज होनी चाहिए अपने अंदर कि 3-3 घंटे के मुझे स्लॉट बनाने, और 1-1 2-2 घंटे का स्लॉट आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको इसलिए 1-2 घंटे का स्लॉट नहीं बनाना है क्योंकि जैसे आपने पढ़ाई शुरू की, आपको कुछ चीज में इंटरेस्ट आने लगा और आप फिर उठ जाते हैं। ये बिल्कुल आपको नहीं करना है, पहली बात तो। दूसरी बात तो आपको ये नहीं करनी है कि ये सोच के नहीं बैठना कि मैं कितने घंटे बैठ रहा हूँ, मतलब हाँ यार मुझे 3 घंटे पूरा करना है, ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अगर आप कोई टॉपिक डिसाइड करते हो तो आपको ये सोच के बैठना है कि हाँ मुझे इसको कंप्लीट करना है। आपके अंदर ये होना चाहिए कि कंप्लीट करना है। जैसे हम लोग एक चीज ये भी करते हैं कि 2 पेज पढ़ा और तीसरी चीज मान लो लग रही है कि ये वाली कठिन है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि यार अब इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको, अगर आपने कुछ चीज सोची है तो उसको आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि कल भी वो आपके पास बर्डन रहेगा और आगे करेंगे तो और बर्डन बढ़ेगा। इसलिए जितना आपने सोचा है उतना आपको कंप्लीट करना है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, आपको कुछ अगर अलग बनना है तो अलग करना पड़ेगा दूसरे से, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 1-2 साल आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए, आपका पक्का सिलेक्शन होना ही है। उसमें क्या है, मेहनत जो करेगा उसका सिलेक्शन तो होना ही होना है। तो ये आपको करना है। स्लॉट्स थोड़े से लंबे होने चाहिए, और फिर 3 घंटे के बाद 1 घंटे का आपका मैक्सिमम ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद आपको फिर से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और
तीसरा आपको मैं ये भी बता रही हूँ कि आप सुबह पढ़ने की अधिक कोशिश कीजिए करिए। अगर आप सुबह उठ के पढ़ाई कर सकते हैं तो अपना टाइम टेबल सुबह के अकॉर्डिंग बनाइए। उसका कारण यह है कि जो आपके एग्जाम होते हैं वह सुबह के स्लॉट में ज्यादा होते हैं, मतलब या तो 9 बजे से या तो फिर ऐसे ही 10 बजे से होते हैं। तो क्या रहता है कि अगर आप उस टाइम पर अपना पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग उसके लिए रेडी रहता है, एक्टिव रहता है, ज्यादा काम करता है। मैं भी रात में पढ़ाई किया करती थी, लेकिन मेंस के टाइम पे भगवान की दया से मैं अपने घर पे थी, तो मेरी जो टाइमिंग थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैं सुबह उठ जाती थी और रात में 12 बजे तक सो जाती थी, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती थी। तो इतना मेरा हो गया था, तो मेरे को उस चीज़ ने भी बेनिफिट किया कि हाँ, मेरा माइंड फ्रेश था सुबह जब मैं वो करने गई, मतलब पेपर देने गई, ठीक है? अब आपको मैं ये बता रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट में आपको 3-3 घंटे का स्लॉट बनाना है और आपको चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको जैसे कि कितने सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। अगर आप 20 दिन का टारगेट बनाए हैं, 15 दिन का टारगेट बनाए हैं, तो उसके लिए आपको वो 2 सब्जेक्ट को टारगेट करके चलना चाहिए प्लस 1 घंटा करंट अफेयर डेली, ठीक है? इतना आपको टारगेट करके चलना चाहिए, आप अच्छी स्टडी कर लेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हाउ टू रिवाइज, ठीक है? तो चलिए इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि रिवीजन कैसे करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो रिवीजन में आपको 5 बार किसी चीज़ को पढ़ना है, ये आप जान लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किसी चीज़ में फोकस किया कि मुझे 15 दिन में ये चीज़ खत्म करनी है, तो आप पेजेस को बांटेंगे। जितने पेजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग डे वाइज बांटेंगे कि हाँ, इतने 1 दिन में इतने पेज करने, 2 दिन में इतने। तो जितने भी पेज आप बांट रहे हो, अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको बांटना है। उसके बाद उस पे नंबरिंग करनी है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका प्रत्येक स्लॉट जो आपने बनाया हुआ है, मतलब कि इतने पेज एक दिन में, दूसरे दिन में इतने पेज, तो हर स्लॉट में आपका 5 बार रिवीजन लिख जाना चाहिए। मतलब जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उस पे 1 लिख दीजिए, जब आप नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो आगे वाला पेज तो पढ़ेंगे ही और जितना पीछे का पढ़ा है वो भी रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो फिर उसमें 2 लिख देना है। फिर तीसरे दिन आगे वाला तो पढ़ेंगे ही और इस वाले में 2, मतलब इस वाले में तो 1, 2, 3 हो जाएगा और इस सेकंड वाले स्लॉट में 1, 2 और उस वाले में 1, ठीक है? इस तरह आपको करना है। जब तक पहले वाले स्लॉट में 5 नहीं हो जाए, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना? जब आपका पहले वाले स्लॉट पे 5 लिख जाए रिवीजन टाइम्स, तब आपको फिर उसको छोड़ के फिर अब आपको दूसरे से वो करना है, ठीक है? ऐसे आपको बढ़ते जाना है, 5-5 बार रिवीजन करके। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर आप किसी चीज़ का 5 बार रिवीजन कर रहे हैं, तो वो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बहुत लंबे समय तक काम आती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पढ़े और अब भूल गए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ये तो हो गई हाउ टू रिवाइज़, कितनी बार रिवाइज़ करना है, 5 बार। तो 5 बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे, तब आप खुद नोटिस करेंगे कि कितनी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे! ऐसे में तो फिर जब हम 5वाँ स्लॉट पढ़ने जाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी, मतलब रिवाइज़ करने को, बहुत सारा पढ़ने को हो जाएगा 1 दिन में। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे जब आप इस पैटर्न को फ़ॉलो करेंगे कि जब आप पहले दिन किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो मान लीजिए आपको पहले दिन पहले स्लॉट को पढ़ने में आपको 2 घंटे लगे, तो दूसरे दिन आपको उसी स्लॉट को पढ़ने में हो सकता है कि 1 घंटे ही लगे। और 1 घंटे में आपका रिवीजन हो गया और तीसरे दिन जब आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको 45 मिनट में ही हो जाए। चौथे दिन आपका वो 30 मिनट में ही हो जाए और 5वें दिन वो आपका 20 मिनट में ही हो जाए, ऐसा होता है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी याद हो जाती हैं, तो आप उसको जल्दी-जल्दी स्किप करते जाते हो। तो इस चीज़ पे बिल्कुल परेशान मत होइए कि कैसे मैनेज होगा, ये मैनेज हो जाता है। मैंने खुद इसी चीज़ को फ़ॉलो किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपको अगर अदर चीज़ें भी लगती हो कि रिवाइज़ का कोई अच्छा तरीका हो, तो आप उसे भी फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने बोला कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है? तो मैं तो आपको दिखाऊँगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, पैटर्न बताऊँगी। लेकिन मैं आपको एक पहली चीज़ बता दे रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 5 बार रिवीजन होना चाहिए, ठीक है? शॉर्ट नोट्स में हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट नोट्स हमारी पता है हम कितना बना लेते हैं, मैंने भी बनाए हैं और मैंने भी ये गलती की है। इतनी मोटी शॉर्ट, मतलब अगर बुक इतनी मोटी है तो मेरी शॉर्ट नोट्स थोड़ी-सी पतली रहती थी, बाकी लगभग-लगभग मैच कर जाती थी। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने होते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कंप्रेस करके लिखनी होती है। मतलब ऐसे लिखना होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, जैसे आपने 5 बार रिवीजन किया, ठीक है? फिर भी कुछ ज़िद्दी चीज़ें होती हैं ऐसी कि वो आपको नहीं याद होती हैं। वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। सिर्फ वही चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, ठीक है? इसीलिए कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि आप अपनी शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, तो मैं आपको अपनी शॉर्ट नोट्स नहीं दे सकती हूँ। पहली बात तो मैं जो पहले की शॉर्ट नोट्स बनाई थी, वो बहुत लेंदी-लेंदी मैंने बना दी थी। फिर जब मैंने बाद में ये चीज़ सीखी, तो वो सिर्फ मेरी याद की हुई चीज़ें हैं कि मुझे क्या चीज़ें नहीं याद हो रही हैं।
आपको क्या चीज नहीं याद हो रही है आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर किसी की अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो आपको ऐसे फॉलो करना है, पहले तो आप रिवाइज करना सीखिए, रिवाइज कीजिए, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है शॉर्ट नोट्स बनाना। तो उसको आप लास्ट में बनाइएगा। जो चीज आपको 5 बार रिवीजन करने के बाद भी नहीं याद होती, उसको आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है और उसका फिर रिवीजन करना है, ठीक है। तो आपका सारा हो जाएगा। और मैंने तो बाकी सारी चीज़ें वैसे बता दी हैं। और अगर आपको और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानना है, बाकी मैं जो भी मेरी आगे की जर्नी होगी कि मेडिकल वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, आगे ट्रेनिंग में क्या कैसी चीज़ें होती हैं, तो मैं सब आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे चैनल पर। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।